Assalamu alaikum. Today we will discuss about chapter number 1, the science of biology. बायोलॉजी क्या होती है और उसकी साइंस क्या होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम बायोलॉजी के अंदर क्या चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हें क्यों पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से एडेप्टेशंस कर सकते हैं, हमारा करियर क्या हो सकता है। नेक्स्ट फर्दर ऑन हम बायोलॉजी के अंदर जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो हमारे एरा में आ रही हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम बायोलॉजी के अंदर जानते हुए लाइफ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। साइंस ऑफ बायोलॉजी, साइंस हमें पता है कि एक टेक्निकल चीज़ है, तो हमारे पास जो बायोलॉजी है वो साइंस की ही एक हमारे पास ब्रांच है विच इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड सो ऑन। हम जो पढ़ेंगे वो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बायोलॉजी ऑफ साइंस। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफाइन बायोलॉजी, कि बायोलॉजी क्या होती है हमारे पास। बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करना है ना वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करना है। बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की सब फील्ड्स क्या होती हैं, उसकी मेजर फील्ड्स कौन सी होती हैं, कुरान में, हमारे होली कुरान में जो हमारे पास बायोलॉजी के बारे में बताया गया है वो क्या बताया गया है और किस तरह से साइंस और जो हमारे पास कुरान है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अबाउट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंसेज, यानी कि हम फील्ड्स जो बायोलॉजी की हैं उनको भी आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बॉटनी आ गई, जोलॉजी आ गई एंड माइक्रोबायोलॉजी आ गई। फर्दर हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसको ब्रॉडली करें तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी। दैट्स मीन कि हमारे पास जो बायोलॉजी है उसका अदर साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है या होगा। करियर्स इन बायोलॉजी, के बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम किन किन करियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, किस किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, हम अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद। नेक्स्ट हम कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं डिफरेंट हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी को, रिसर्च को, हमारे पास एआई टूल्स को हम बायोलॉजी के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके हम अपने सोसाइटी को, अपने एरा को वंडरफुल और एडवेंचरस बना सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं हम। बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे पास एक वास्ट फील्ड है बायोलॉजी की, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस वो है एक मिस्ट्री है हमारे लिए कि साइंस है क्या। द साइंस इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दिस मिस्ट्रीज। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को खोजें, किसी चीज़ को तलाश करना, खोजना। 2 चीज़ें आती हैं, एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज़। मिस्ट्रीज़ कहते हैं छुपी हुई चीज़ों को, जो राज होते हैं, पूरी सराज चीज़ें जिन्हें हम राज कह सकते हैं कि जो हमें नज़र नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते। एक्सप्लोर करते हैं मिस्ट्रीज़ को। जैसे हमारा कुरान भी कहता है कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, और साइंस भी यही कहती है कि हम साइंस के अंदर 2 चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं, एक्सप्लोरिंग एंड मिस्ट्रीज़। मिस्ट्रीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं कि कायनात में चीज़ है तो क्यों है, कैसे होगी। इट्स ऑल अबाउट दिस। कहता है इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक अरेंज्ड वे में हम क्या कहते हैं, सिस्टम के थ्रू। हम ऐसे ही उठा के स्टडी नहीं करना शुरू कर देते, हम सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं। किसको, स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे बेसिक चीज़ इसमें हमारे पास आती है वो हम क्या कहते हैं कि हम स्टडी तो कर रहे हैं, किस, सबसे पहली बात है कि किस वे में, साइंटिफिक वे में या सिस्टमैटिक वे में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, किस के थ्रू कर रहे हैं। एक चीज़ हमारे पास आती है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड थिंग हमारे पास आती है एक्सपेरिमेंटेशन। सिंपल से अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हम कह सकते हैं कि साइंस जो है वो एक मिस्ट्री है जिसे हम सॉल्व करते हैं एक्सप्लोर करके, खोज के। अब किस तरह से हम खोजते हैं कायनात को या फिर चीज़ों को। सिंपल सी एग्जांपल है कि हम सोचते हैं कि इंसान है वो सोचता है कि एक परिंदा है वो हवा में उड़ता है, इंसान हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। सबसे पहले तो उसने क्या की, ऑब्जर्वेशन की, थिंकिंग की, ऑब्जर्व किया कि इंसान जो है वो ज़मीन पर चल रहा है, परिंदा जो है वो हवा में उड़ रहा है, तो वो क्यों उड़ रहा है। ये क्वेश्चन माइंड में आया, वाई, क्वेश्चन आता है वाई। तो हम इस वाई की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं। जब हमने उसको एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने से हमें चीज़ें मिली, फिर हमने इसके ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बा किया। तजर्बा करने के बाद हमें ऑब्जर्व किया पहले सबसे, फिर हमने क्या किया, एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमने उसके ऊपर तजर्बा किया, तो हमें ये पता चला कि इसका रिजल्ट क्या निकला। तो जो हमने बताया कि जी क्यों परिंदा जो है वो हवा में उड़ता है और क्यों जो इंसान है वो हवा में नहीं उड़ सकता जैसे परिंदा उड़ता है। तो उसकी रीज़न क्या हुई कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है, उसकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट वेटेड नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर जो है बॉडी का इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई कर सके। लेकिन जो बर्ड होता है उसके जो विंग्स होते हैं, उसकी जो बॉडी का वेट होता है, वो उसका जो बोन्स होती हैं वो बॉडी के वेट की निस्बत कम होती हैं, जबकि ह्यूमन के अंदर जो बॉडी का मेजर वेट है वो बोन्स पे ही डिपेंड करता है। दैट्स मीन अगर वेटेड चीज़ हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम वेटेड चीज़ अगर हम हवा में उठाएंगे तो ग्रेविटी के जरिए से ज़मीन पर नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया,
हमें क्वेश्चन आया वाई, फिर हमने उसे एक्सप्लोर किया, देन एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें रिजल्ट मिला कि दिस इज़ द रीज़न के जो है वो हम बता सकते हैं कि भाई हमारी जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। साइंस जो है वो सारी हमारी चीज़ पे बेस करती है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उन्हें एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें एंड देन रिजल्ट निकालें। लॉजिकल बात की जाए हम ऐसे ही साइंस में बात नहीं कर सकते। बायोलॉजी इज़ वन ऑफ देम साइंसेज कि जिसमें हम लॉजिकली बात करते हैं। अब बायोलॉजी होती क्या है, अब हम बात किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी एक्चुअली है क्या। व्हाट इज़ बायोलॉजी? एक वर्ड है बायो, दूसरा वर्ड है लॉजी। बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब, लॉजी एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी कि चीज़ को किसी चीज़ों के बारे में सोचना या फिर रिसर्च करना। इसको हम कह सकते हैं कि ये रीजनिंग होगी, या हम इसे थॉट भी बोल सकते हैं कि इंसान की जो सोच होती है उसको हम कहते हैं स्टडी। अब जो चीज़ हम सोचते हैं उसको हम स्टडी भी तो करते हैं ना, तो हमारे पास कह जाएगी लाइफ की स्टडी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ये एक लाइफ की स्टडी है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बायोलॉजी की डेफिनेशन करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि ये किसकी साइंस है? स्टडी ऑफ लाइफ है ना, तो ये किसकी साइंस के बारे में बात की जा रही है? लाइफ के बारे में। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हम केमिस्ट्री में केमिकल्स की साइंस के बारे में बात करते हैं, हम फिजिक्स के अंदर नेचर की जो हमारे पास साइंस होती है उसके बारे में बात करते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर हम ज़िंदगी की साइंस के बारे में बात करेंगे कि ज़िंदगी की साइंस क्या होती है। अब जो वर्ड है हमारे पास बायोलॉजी, वो कहाँ से निकला है? कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या है? हमारे पास एक है बायोस मीन्स लाइफ एंड सेकेंड वन इज लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। दो हमारे पास ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मीन्स स्टडी, यानी कि इसके वर्ड के अंदर इसको डिफाइन कर दिया गया है। बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, तो यानी कि बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि द स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें सहज से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डिफाइन अगर आए तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ एंड टू ग्रीक वर्ड्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बायोस एंड लोगोस। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या है। यानी कि एक्सप्लोर तो हमने कर लिया ना बायोलॉजी को। एक्सप्लोरेशन के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? एक तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, कि वो चीज़ बनी किस तरह से हुई है। अब वो बनी है तो उसका फंक्शन क्या है, वो काम कैसे कर रही है। अब काम भी वो कर रही है। अब हम सोसाइटी में रहते हैं भाई, हम काम करते हैं, हम बताते हैं कि जी हम एक प्रोफेसर हैं। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरा फंक्शन ये है कि मैं टीचिंग करती हूँ, ठीक है। अब उसका क्या फ़ायदा कि अगर मैंने सोसाइटी को उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना, उसको डिलीवर नहीं करना, तो हमारे पास मेन चीज़ आती है कि एक चीज़ है स्ट्रक्चर, आप हैं क्या, किस तरह से बने हैं, आपका फंक्शन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इंटरेक्शंस, ठीक है। इंटरेक्शंस मतलब ताल्लुक, किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। यानी कि ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं होता, दूसरे जानदारों के साथ आपका ताल्लुक कैसा है ये मैटर करता है। यानी कि इसके अंदर हम ये तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जानदारों का आपस में ताल्लुक कैसे होता है, जब वो एक माशरे में या एक जगह पे रहते हैं तो वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे अब मैं कहती हूँ कि एक गोट है और एक लाइन है, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। शेर है वो हमें पता है वो क्या खाता है, गोश्त खाता है। एक हमारे पास गोट है, बकरी है, वो क्या खाती है, घास खाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिखती हूँ कि हमारे पास एक लाइन है, लाइन ईट्स मीट, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास गोट है, गोट ईट्स ग्रास, ठीक है। अब गोट क्या करेगी, ग्रास खाएगी, लाइन क्या करेगा, मीट को खाएगा। तो ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड। यानी कि लाइन गोट को खा सकता है ना, गोट इज आल्सो अ मीट। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है आपस में इंटर रिलेटेड है, सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि किस जानदार के साथ आपस में ताल्लुक क्या है, उसे हम इंटरेक्शन बोलेंगे। सो हम कह सकते हैं बायोलॉजी क्या है, लाइफ को एक्सप्लोर करना, मीन स्टडी ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एक्सप्लोर किसको कहते हैं हम, स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को, इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इट्स इनफ। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? कहते हैं बायोलॉजी इज़ द वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इनक्रेडिबल कहते हैं नाकाबिले यकीन, यानी कि हम कभी कभी नेचर को देख के इतना हैरान हो जाते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि वाकई रियली। तो ये कहता है कि एक नाकाबिले यकीन चीज़ है। सो वी कैन से कि बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। डाइवर्सिटी कहते हैं किसी चीज़ का वास्ट होना, बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। तो वो कहता है डाइवर्सिटी किस चीज़ की, लाइफ की। कहाँ पे? ज़मीन के ऊपर। यानी कि ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कैसे?
हमारे पास मिट्टी में देखें तो उसमें जानदार हैं, हमारे पास अगर हम पानी में देखें तो जानदार, हवा में देखें जानदार, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, हमारे पास मेरीन इन्वायरमेंट, सॉल्टी इन्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो वी कैन से कि बायोलॉजी की जो हमारे पास मेजर फील्ड्स हैं, जैसे हमारे पास, मैं सिंपल सा आपको बताऊँ अगर, कि हमारे पास साइंस है, साइंस की हमारे पास फील्ड्स आ जाती हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हमने क्या किया, बायोलॉजी पकड़ ली। बायोलॉजी के आगे हमारे पास मेजर 3 फील्ड्स हैं, zoology, botany, third one is microbiology. What is zoology, what is botany, what is microbiology? मेजर फील्ड्स ये हैं, आगे जो इनकी हैं वो सब फील्ड्स हैं या सब डिवीजन्स हम कह सकते हैं वो जाएंगी। जोलॉजी क्या होती है, कहते हैं जोलॉजी हम कह सकते हैं जू के अंदर क्या होता है, सिंपल से आपने छोटे छोटे हिंट्स या कीवर्ड्स रख लेना जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। व्हाट इज़ जू के अंदर क्या होता है, जानवर होते हैं, ठीक है। तो जू के अंदर जानवरों को हम क्या कहेंगे, एनिमल्स। तो जोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, स्टडी हम बाद में करेंगे, वो हमारी कॉमन चीज़ है। जो मेन डिफरेंस है हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। बॉटनी, फूल बूटे, बूटे से आपने याद रख लेना बूटा, बूटा वो वाला जो पौधा लगा होता है, जैसे वो जड़ी बूटियों वाले हकीम शकीम होते हैं, वो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बूटा, मतलब बॉटनी, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। फूल बूटे कहते हैं ना पौधों को, इसके अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास, प्लांट्स। अब हमारे पास बायोलॉजी, तो हमें ऑलरेडी पता है कि बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब किसकी स्टडी ऑफ लाइफ, माइक्रो कहते हैं बहुत छोटे लेवल पे जो जानदार होते हैं हमारे पास, जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ऐसे जानदार जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। सो द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन थ्री फील्ड्स is that the study of animals is called zoology, study of plants is called botany, and study of microorganisms is called microbiology. It is the major difference between 3 major fields of biology. अब एक चीज़ कॉमन है इन तीनों के अंदर, वो क्या, वो अगर मैं आपको बताऊं कि इन तीनों के अंदर मेन चीज़ कॉमन क्या है, वो हमारे पास है स्ट्रक्चर, फंक्शन। इनके जो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होंगे वो इनके अंदर मेन चीज़ है कि यानी कि ये बने किस तरह से हैं और इनका फंक्शन क्या है। ये हमारे पास एक मेजर चीज़ होगी जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब जोलॉजी के अंदर वो कहता है कि ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं, यानी कि एनिमल्स को स्पेसिफिकली हम स्टडी करेंगे। तो एनिमल्स के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी होती है, इंटरनल बॉडी कैसी होती है, एक्सटर्नल बॉडी कैसी होती है, वो किस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन कि वो रहते हैं, उनका काम क्या है उस इन्वायरमेंट के अंदर। देन हम उसके स्टडी करेंगे बिहेवियर के बारे में, यानी कि इंटरेक्शन आ गई, वही जो हमने पहले पढ़ा था, इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी, और वो कहाँ तक किस हद तक फैला हुआ है ये हम डिस्कस करेंगे। फर्दर हमारे पास बॉटनी है, उसके अंदर भी हमारे पास, इसके अंदर प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन। अब चीज़ आती है, हम सोचते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये अक्सर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का जो वर्ड होता है वो इकट्ठा यूज़ किया जाता है, तो समझा भी जाता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है, बट इट इज़ नॉट द सेम टर्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ग्रोथ कहते हैं कि जब एक जानदार पैदा हो जाता है, हम कह सकते हैं आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद जो हमारी निशोनुमा होती है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं बिफोर बर्थ। रिप्रोडक्शन मैं कह सकती हूँ बिफोर बर्थ, यानी कि एक जानदार जब अभी वो बर्थ नहीं है या अभी वो हमारे पास जानदार जो है वो पैदा नहीं हुआ, तो उसके पैदा होने से पहले जो उसकी ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। और जब वो पैदा हो गया है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। जैसे एक बच्चा पैदा हो जाता है छोटा, तो वो पैदा तो छोटा होता है लेकिन चंद साल बाद, चंद माह बाद उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। थर्ड थिंग उसकी भी वही इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, कि उनका माहौल के साथ क्या ताल्लुक होता है, इंटरेक्शन। अब हम सोचेंगे कि पौधों का माहौल के साथ क्या ताल्लुक हुआ, तो देखो ना, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो इतने ज़्यादा जो जानदार हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं और इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। तो ये भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट आ जाएगा। सो zoology, it is the study of animals including their structure, function, behavior and diversity। यानी कि zoology हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। और एनिमल्स की स्टडी कौन सी होगी, जिसके बारे में हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स, दिस इज़ द मेजर थिंग। स्टडी ऑफ प्लांट्स, दिस इज़ द मेजर थिंग, यानी कि बॉटनी के अंदर हम स्टडी ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, zoology के अंदर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, एंड द माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
ये हमारे पास तीन मेन चीज़ें हैं, मेजर फील्ड्स, यानी कि हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमंस, एनिमल्स एंड जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, दीज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इवन प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे माहौल के अंदर इंटरेक्ट करती है और आपस में सांस लेती है, उसे हम क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ। हमने पढ़ा लाइफ के बारे में, तो लाइफ हमारे पास उसने तीन चीज़ें दी हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी उसने हमें दी हैं? ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये लाइफ के बारे में दी है ना। तो ज़ूलॉजी क्या है? एनिमल्स, बॉटनी क्या है? हमारे पास प्लांट्स, और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें एक बात सोचने वाली है, उसने ह्यूमन की ब्रांच को एलैबोरेट नहीं किया, सो दैट्स मीन कि ह्यूमंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन ज़ूलॉजी, यानी कि एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स। जो ह्यूमंस हैं उनकी स्पेसिफिकली कोई ब्रांच नहीं है। जब भी हम एनिमल्स की बात करेंगे तो दैट्स मीन कि हम ह्यूमंस की भी बात कर रहे हैं। ह्यूमंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल क्लासिफिकेशन। सो दीज आर द मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर भी हम स्टडी करते हैं, इट इंक्लूड्स द स्टडी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फिर हम देखते हैं लास्ट पे कि उनका इम्पैक्ट क्या है, उनका असर क्या है दूसरे जानदारों के ऊपर। इम्पैक्ट क्या है, यानी कि असरात। असर क्या है? हेल्थ के ऊपर ऑफ इन्वायरमेंट्स, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और उनकी हमारी सेहत के ऊपर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या असर होता है, इसे हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेजर फील्ड्स की सब फील्ड्स, ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी वो कहता है हम उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी हैं, उन्हीं ब्रांचेस को उसने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। वो हमारे पास आ जाएगी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? मॉर्फो मीन फॉर्म, मॉर्फो कहते हैं फॉर्म को। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। हमने देखा कि बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिकली फील्ड आ गई है कि मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर को और फॉर्म। फॉर्म कहते हैं शक्ल को, शेप, कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, उसकी शेप कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, वो बना कैसा हुआ है, वो नज़र कैसा आता है, शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। ये देखें उसने नीचे एलैबोरेट कर दिया है, शेप, कलर, पैटर्न, यानी कि उसकी बॉडी का जो शक्ल है, पैटर्न है, वो किस तरह का बना हुआ है, उसकी बॉडी का कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, एज वेल एज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि उनके अंदर क्या कुछ है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, जैसे ह्यूमन के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, लिवर होता है, यानी कि ऑर्गन्स, ये वाले ऑर्गन्स वगैरह। तो हमारे पास माइक्रो मॉर्फोलॉजी जो है वो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और इसके अंदर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कुछ आ जाता है? शेप, कलर एंड पैटर्न। फर्दर हमारे पास है एनाटॉमी। कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने सिंपल सी बात की कि हमने ऊपर मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। अब एनाटॉमी के अंदर हमने क्या किया? हमें पता लग गया कि जी ह्यूमन के अंदर एक हार्ट है, ह्यूमन के अंदर एक लिवर है। अब वो लिवर कैसे काम कर रहा है, लिवर कैसे बना हुआ है, हार्ट है तो हार्ट का हार्ट जो है वो कैसे पंप करता है, उसके कितने वॉल्व्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, उसको स्पेसिफिकली जब हम ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे तो उसे हम एनाटॉमी कहेंगे। यानी कि मैं कह सकती हूँ स्पेसिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स को मैं स्पेसिफिकली अगर स्टडी करूँ, कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी के अंदर फिजिकल वो जो नज़र आते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमें वेन्स नज़र नहीं आती। जैसे हमें अगर हम बॉडी को बाहर से देखें, फॉर्म जैसे हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा, फॉर्म को देखेंगे तो हमें बॉडी के बाहर से वेन्स नज़र नहीं आएंगी कि वो किस तरह से, ये हम बॉडी के बाहर से देख के ये पता नहीं लगा सकते कि ऑक्सीजनेटेड वेन है या फिर डीऑक्सीजनेटेड वेन है। तो हम कह सकते हैं कि एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स के, पर्टिकुलरली ह्यूमंस, स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या आ जाते हैं? ह्यूमंस। अब ये हेल्प्स कहाँ करता है, यानी कि मदद कहाँ देता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इट हेल्प्स इन, ये मदद देता है किसके अंदर? डायग्नोस करने में। डायग्नोस का मतलब होता है किसी चीज़ का तशखीस करना, ढूंढना, जांचना, ठीक है, डायग्नोस करने में। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप कैसे कर रहा है और उसकी क्वालिटी को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसे कहते हैं निज़ाम इंहज़ाम। निज़ाम इंहज़ाम हमारे पास वो होता है ऐसा निज़ाम जो डाइजेस्ट करता है हमारी चीज़ों को, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी खुराक हम खाते हैं, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड हो जाएंगे? इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे स्टमक आ जाएगा हमारे पास, इसके अंदर हमारा माउथ आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर हमारा एनस आ जाएगा, यानी कि वो ऑर्गन्स जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं।
उसको हम कहेंगे एनाटॉमी, यानी कि हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक सिस्टम है, उसके अंदर क्या कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, माउथ से हमने खाया, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हुआ और एनस से हमने बाहर निकाल दिया। ये मेन हमारे पास जो 3 थिंग्स हैं ये हैं, लेकिन इसके अंदर फर्दर और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहता है, हमने फॉर्म पढ़ा मॉर्फोलॉजी से, फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं मेन एक ही चीज़ है हमारे पास, जो फील्ड है उसके अंदर हमने यही ध्यान रखना है कि किस फील्ड के अंदर क्या चीज़ जो है वो बतानी है हमने, कि हमने किस चीज़ के अंदर क्या पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, और फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शंस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ ब्लड सर्कुलेट सिस्टम, ये हम एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई ये हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल कौन सी है, हार्ट की। हम सर्कुलेटरी सिस्टम से बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ट जो है वो किस तरह से ब्लड को पंप करता है, ये एग्जांपल भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास वो किस तरह से काम करता है, इसके हम फर्दर एग्जांपल्स दे सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम इसके अंदर हार्ट की एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा हार्ट किस तरह से पंप करता है या काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पास वाइटल केमिकल्स हैं हमारे ब्लड के अंदर स्पेसिफिकली, वो किस तरह से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ अब ये वो वाले नहीं है जो हम रोज़ पेटल के यूज़ करते हैं, ये वो वाले टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के जो हमारे पास ब्रांचेज हैं या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है वो बनता है सबसे पहले क्या आता है, एटम। एटम से पहले आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह। एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से आगे वो बनता है टिश्यू, टिश्यूज से आगे मिलके बनता है सेल, ऑर्गेनेलीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। सेल और ऑर्गेनेलीज से मिलके हमारे पास टिश्यूज, आगे हमारे पास आ जाएंगे ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज से हमारे पास आ जाएगा ऑर्गन, ऑर्गन से फर्दर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आ जाएंगे, ऑर्गन के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक जानदार, एक ह्यूमन या कोई भी एक जानदार हो सकता है। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लेवल पे आ जाएगा। अब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलके हमारा बायोस्फीयर बनाती हैं, यानी कि हमारी जो ज़मीन है उसको बनाती हैं। तो ये हमारे पास एक सारे लेवल्स हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ के बारे में, तो वो हमारी क्या स्टडी आ जाएगी, हिस्टोलॉजी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये हमें आम आंख से, हमें सेल एक आम आंख से नज़र नहीं आता तो टिश्यू कैसे नज़र आएंगे। तो वो कहता है कि हमारे पास स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, यानी कि किस तरह से डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं, सिमिलर फंक्शंस। अब जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि एक ग्रुप हम क्लास में बना देते हैं कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपस में एक ग्रुप बना दिया, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसी तरह से हमने डिफरेंट काम दे दिए। तो जो डिफरेंट सेल्स हैं जब वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं तो किस किस तरह के, अब हार्ट के जो सेल्स हैं वो हार्ट के टिश्यूज़ जो हैं वो हार्ट में होंगे, जो हमारे पास स्टमक के हैं वो स्टमक के अंदर होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस, हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। इन डिजीज़ डायग्नोसिस, यानी कि डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं ये, ड्रग की स्टडीज़ के अंदर हेल्प करते हैं ये, और अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन स्ट्रक्चर और फंक्शन, और ऑर्गन्स किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसका फंक्शन होता है उसको हम स्टडी करेंगे। दैट्स मीन कि फिजियोलॉजी इज डील्स, इसके साथ डील करती है ये फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ की स्टडी को डिस्कस करेगी हमारे पास। मेजर हमारे पास जो डिफरेंस है उनको हम हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें याद रहें। साइटोलॉजी, इसके नाम से जाहिर हो रहा है, साइटो मीन सेल, यानी कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसे हम कह सकते हैं कि भाई द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, साइटोलॉजी। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सेल्स क्या हैं हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं, हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सो आई कैन से कि साइटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, unravel fundamental structures of cells and organelles, they also study the mechanism of cell division। ये हमारे पास जो मेजर थिंग है ना वो ये है। स्टडीज़ के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन, के सेल किस तरह से डिवाइड होता है। हमारे पास ना एक सेल होता है, ये जब इसकी हमारे माइटोसिस होती है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, हमने जैसे बात की ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के अंदर क्या होता है, एक जानदार बिल्कुल छोटा सा होता है। अब छोटे से वो बड़ा कैसे होता है, छोटे से बड़ा कैसे होगा कि ये हमारे पास एक सेल है, ये क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये एक सेल जो है ये भी आगे फर्दर 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ये भी आगे फर्दर 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 से कितने बन गए, 4। अब ये भी अगर आगे फर्दर 2 में डिवाइड हो जाए, ये भी फर्दर 2 में डिवाइड, ये सेल भी फर्दर
2 सेल्स में डिवाइड, ये सेल भी फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाए तो एक से कितने सारे बन गए। अब ये जो बेचारा एक छोटा सारा सेल था उससे इतने सारे सेल बन गए तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो हमारी ग्रोथ भी ऐसे ही होती है। सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के ज़रिए से। हमें कोई ज़ख्म हो जाता है, ठीक है, हमें पता है कि हमारी स्किन उतर गई है, जल गया है, हमारे ऊपर से स्किन उतर गई है, हमें नीचे से वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स नज़र आना शुरू हो गया, बॉडी से सिंपल से अगर हम बात करें गोश्त नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद हमारी जो बॉडी है उसको रिकवर करने लग जाती है। तो कैसे करती है, ड्यू टू दिस प्रोसेस माइटोसिस के जरिए से हमारी बॉडी क्या करती है, रिकवर करती है। सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड होते होते हमारी स्किन जो है वो रिकवर हो जाती है। तो एक ह्यूमन बॉडी जो है वो, ये MCQ में आ सकता है आपके पास, MCQs है कि ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि 30 ट्रिलियंस, अरब नहीं, खरब नहीं, करोड़ों नहीं, खरबों जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, अनकाउंटेबल सेल्स भी हम कह सकते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो काम करते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोजेसेस यूनिक स्ट्रक्चर्स, यानी कि हर जो सेल है वो अपना हर फंक्शन डिफरेंटली परफॉर्म करेगा। हर सेल का हर फंक्शन होगा। जो हार्ट के सेल्स उन्होंने हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करना है, स्टमक के सेल्स ने स्टमक का फंक्शन परफॉर्म करना है, ब्रेन सेल्स ने ब्रेन का फंक्शन परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं होगा कि ब्रेन के सेल्स चल के हाथ में चले जाएँ तो वो काम करना शुरू कर दे, फिर आपका जो दिमाग है वो हाथ वाला काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास आ जाएगी स्टडी ऑफ सेल्स। फर्दर हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया, पता है, हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। तो यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल्स हमारे पास ना 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो, एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हम आम आँख से देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, न्यूक्लिक एसिड्स आ गए। लिपिड्स हमारे पास ऑयल्स होते हैं, प्रोटीन्स हमारे पास गोश्त होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास शुगर्स होती हैं, और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो DNA और RNA होते हैं। तो कहता है बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, इसके ज़रिए से क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं। जिस तरह अब इंसुलिन है वो एक शुगर है। हम अगर एक सिंपल एग्जांपल लेना तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी के अंदर हम इंसुलिन की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास इंसुलिन आ गई, हम कहते हैं कि इंसुलिन तो एक शुगर है, ग्लूकोज भी एक शुगर है। तो अब इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज भी पाया जाता है और इंसुलिन भी पाया जाता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम उसकी जाकर जब स्टडी करेंगे तो हमने किससे लिया, वो कार्बोहाइड्रेट से निकाला ना। तो हमने जो डेवलप की ड्रग, एक मेडिसिन हमने बना लिया इंसुलिन, वो डेवलप किया ना ड्रग, तो वो कहाँ से निकाली हमने, मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शुगर से हमने मेडिसिन प्रिपेयर कर ली। सो वी कैन से कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि हम बायो के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लाइक हमारे पास कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फर्दर हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं एम्ब्रियो। वट इज़ एन एम्ब्रियो। अब क्वेश्चन ये है कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो एक ऐसी चीज़ है जिससे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक स्पर्म, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक स्पर्म है, एक हमारे पास एक एग है, ठीक है। ये दोनों जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइज होने के बाद जब वो एक स्पर्म और एक एग मिल गया तो उनकी फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है जिससे एक नया जानदार बनता है। एम्ब्रियो इज़, हम कह सकते हैं एम्ब्रियो एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिससे एक नया जानदार जो है वो ग्रो करता है। इट इज़ स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि एक फर्टिलाइज्ड एग से एक नया जानदार किस तरह से बनता है उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। इन दिस ब्रांच कहते हैं साइंटिस्ट स्टडी करते हैं ऑर्गेन्स को कि किस तरह से ऑर्गन फॉर्मेशन के ऑर्गन किस तरह से बनते हैं। एक जानदार जो है वो जब उसकी रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, फॉर्मेशन उनकी कैसे हो रही है। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि ड्यूरिंग बर्थ जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर डिफॉल्ट्स वगैरह जो आ जाते हैं उनको स्टडी करेंगे। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और हम उनको किस तरह से मेडिकल ट्रीट कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गन फॉर्मेशन मेन चीज़ आ जाती है, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं कि उसके हम ट्रीट किस तरह से करेंगे, ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या हैं और उनके अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। व्हाट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहता है स्टडी ऑफ जीन्स। इसके अंदर मेन जो हमारे पास चीज़ है ना वो ये है, GENE, जीन, स्टडी ऑफ जीन्स। कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होता है, हमारे पास हमारे सेल के अंदर DNA के अंदर हमारे पास कुछ क्रोमोसोम्स लाइक मटेरियल्स होते हैं, लाइक दिस। इसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी लाइंस हम कह सकते हैं वो लगी होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ना हम कहते हैं जीन्स। अब जीन क्या होती है,
जीन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी बॉडी की टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो एलाबोरेट हुई होती है, मेंशन हुई होती है। हम कह सकते हैं कि जो जीन है हमारे पास वो ये डिसाइड करती है कि हमारी बॉडी का कलर कैसा है, हमारे हेयर का कलर कैसा है, हमारी आई का कलर कैसा है, हमारी आई की शेप कैसी है, हमारे हेयर की शेप कैसी है, हमारे हेयर की स्ट्रेंथ कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे एंसेस्टर्स कौन से हैं, हमारे बाओ अजदाद कौन से हैं, हमारे दादा परदादा कौन थे। इवन ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि हमारी जो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर किस किस तरह के करैक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, वो किस किस तरह के उनके अंदर खसूसियात हो सकती हैं, और सारे को हम जेनेटिक्स बोलेंगे। जेनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेन जो चीज़ है वो ये है कि जीन हमारे पास जो इनहेरिटेंस, एक डेफिनेशन आती है इनहेरिटेंस की, विरासत क्या होती है। तो जब हम कहते हैं कि वालदैन की विरासत जायदाद होती है, जायदाद मतलब कि उनकी जायदाद में वालदैन की जो जायदाद होती है उसके अंदर औलाद का हिस्सा होता है, ठीक है, औलाद के अंदर जायदाद तकसीम होती है। इसी तरह से एक जायदाद वालदैन की वो भी होती है जो जानदारों के अंदर ट्रांसफ़र होती है, विच इज़ कॉल्ड जीन्स, जो बॉडी के अंदर होती है। एक तो बॉडी से बाहर हमारे पास वेल्थ की फॉर्म में होती है, एक हमारे पास हेल्थ की फॉर्म में होती है। वो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, खसूसियात जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में आते हैं, जो अक्सर कहते हैं इसकी जो है शक्ल अपने बाप दादा में, खाला से मिलती है, पुप्पो से मिलती है, माँ से मिलती है, अब्बा जी से मिलती है। तो वो सारी किसकी वजह से थी, जेनेटिक्स की वजह से, जीन्स की वजह से। इसकी जो खसूसियात होती हैं वो सारी हम कह सकते हैं कि वो जीन्स के अंदर पाई जाती हैं। सो वी कैन से द जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इसके अंदर इनहेरिटेंस आ जाती है, इनकी विरासत। विरासत किस चीज़ की हमारे पास होती है, करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात की विरासत फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि जानदारों के अंदर आती है अपने पेरेंट्स से जो खसूसियात। इसके अंदर एक जो साइंटिस्ट है वो स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज़, यानी कि जीन्स जब बन रही होती है उसके अंदर जो डिजीज़ आती हैं, जेनेटिक डिजीज़ आती हैं, कॉजेज उनकी वजूहात कौन सी हैं, उनको हम किस, और एक और मेन चीज़ आती है कि डिवेलप्ड बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है, यानी कि अब देखिए हम कह सकते हैं कि बेमौसम फल और बेमौसम सब्जियां, यानी कि हम उनको भी डेवलप कर रहे हैं ना। जैसे गर्मियों में भी माल्टे आए होते हैं, हालांकि वो तो सर्दियों का फल है, तो वो किसकी वजह से है, जेनेटिक्स की वजह से, जीन्स की वजह से, कि हम क्या करते हैं उनकी जैसे बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। हम नई नई चीज़ें जो है वो उनको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अगर एक फल मीठा नहीं हो रहा तो हम जीन्स के ज़रिए से एक हेल्दी जीन लेकर दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करके हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिवेलप और इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैलेंटोलॉजी। व्हाट इज़ पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी हमारे पास होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसल्स। फोसल्स किसे कहते हैं? अब मेन चीज़ हमारे पास है फोसल्स। तो ये ब्लॉग में हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज़ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसे हम कह सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है, और ये जो है ये हमारे पास MCQ में पूछा जा सकता है। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, फोसल्स क्या होते हैं? फोसल्स कहता है आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स भी हम कह सकते हैं, एंड एनिमल्स, और जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास वर प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज हो जाना, प्रिजर्व हो गए हैं, सेव हो गए हैं। सेव कहाँ पे हुए हैं? रॉक्स में एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। जैसे कि हम कह सकते हैं कि देखो हज़ारों साल, लाखों साल प्लांट्स हैं, मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, कभी उनकी कब्रें तो नहीं ना बनाई जाती, तो वो क्या होते हैं ज़मीन के अंदर ही दफन हो जाते हैं, बरिड अंडर द अर्थ। यानी कि हम कह सकते हैं फोसल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो क्या होते हैं बरिड, यानी कि दफन होते हैं कहाँ पे? ज़मीन के अंदर। बरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि हज़ारों साल, लाखों साल ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं। उनके दफन होने से क्या होता है, अब जैसे डायनासोर, क्या हम डायनासोर के ज़माने में थे? नहीं थे ना, लेकिन हमें पता है कि एक डायनासोर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम पैलेंटोलॉजी की ये फोसल्स के एग्जांपल में हम इधर लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स। अब डायनासोर के ज़माने में हम तो नहीं थे, ठीक है। डायनासोर के ज़माने में क्या था, हमें कैसे पता चला कि डायनासोर भी एग्जिस्ट करते हैं? उनके फोसल से, कि जब हज़ारों साल डायनासोर्स मर गए लाखों साल पहले, तो क्या हुआ, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे, उनके जो बोन्स थी, वो ज़मीन के अंदर बरी हो गई, दफन हो गई, ठीक है। बरिड अंडर द अर्थ, बरिड अंडर अर्थ, अब ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं। कब तक? मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि हज़ारों साखों लाखों साल, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स रहते हैं। देन जाके वो मिलते हैं तो पता चलता है कि भाई यहाँ पे ज़मीन पे ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती थी। तो फोसल्स हम इन्हें कह सकते हैं। अब सबसे पुराना फोसल क्या है? ये हमारे पास ओल्डेस्ट फोसल नॉन एज साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी पास सबसे पुराना हमारे पास जो हमारे पास फोसल वो क्या है? एक साइनोबैक्टीरियम है। ओल्डेस्ट फोसल इज़ साइनोबैक्टीरियम, जो कितने साल पहले है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास ये हमें मिला था ओल्डेस्ट नॉन फोसल 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोसल्स एंड द ओल्डेस्ट फोसल इज हेयर। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे हमें दी हुई है
फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फोसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जियांट रेप्टाइल्स, यानी कि हमारे पास एक सबूत है कि बहुत बड़े रेप्टाइल्स, जियांट कहते हैं जिन टाइप, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ, जो ज़मीन के ऊपर रहते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। तो इसमें से ये चीज़ आप कर लें जो मैंने हाईलाइट किया, या आप डेफिनेशन लर्न कर लें, बाकी आप सब रीड आउट कर लें, ऐसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी कहते हैं क्लासिफिकेशन को, क्लासेस बनाने को। सो आई कैन से टेक्सोनोमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टेक्सोनोमी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशंस। किसके साथ डील करता है? क्लासिफिकेशन से। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब देखो, हम क्लास में जाते हैं, क्लासेस तो बना लेते हैं ना, हम एक स्कूल बनाया फॉर एग्जांपल, स्कूल के अंदर हम क्या करते हैं? क्लासेस बनाते हैं। सबसे पहले स्कूल के अंदर हमने क्या किया? क्लासेस बना ली। क्लासेस के अंदर हमने क्या किया? ग्रुप्स बना लिए। किसकी बेस पे? स्टूडेंट्स की बेस पे, कि उसके अंदर एक हमने जी जो टॉपर है वो बच्चा रख दिया, साथ हमने थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स जो स्लो लर्नर्स हैं उनको रख दिया, ताकि वो उनको अच्छे से गाइड कर सकें। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। किसके अंदर? ग्रुप्स के अंदर। किसकी बेस पे? सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, उनकी जो मिलती जुलती खसूसियात हैं उसकी बेस पे, उनके डिफरेंसेस की बेस पर, उनके अंदर क्या फ़र्क है उसकी बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हमें हेल्प क्या करती है? हमें इस चीज़ में मदद कैसे मिलती है? क्या इसमें हमें क्लासिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है? तो ये कहता है इट हेल्प्स, ये मदद देती है किसके अंदर? ऑर्गेनाइज करने में एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, और ये समझने में कि कितनी जो डाइवर्सिटी है हमारे नेचर के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर वो पाई जाती है। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, तो हमें पता चलता है कि भाई न्यू स्पीशीज़ कौन कौन सी आ रही हैं। और स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये मेन चीज़ है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे पास एवोल्यूशन कहते हैं हम कि इनका पिछले जो आबाओ अजदाद हैं उनके साथ इनका क्या ताल्लुक था, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इकोलॉजी। इको किसे कहते हैं? इको कहते हैं हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को। ठीक है, इकोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे पास सबसे मेन चीज़ इको कहते हैं इन्वायरमेंट को। हमारे पास इसमें इन्वायरमेंट की स्टडी आ जाएगी, किसके साथ? इन्वायरमेंट का रिलेशन आएगा ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसका ताल्लुक किसके साथ है? जानदारों के साथ। जानदारों का उनके माहौल के साथ क्या ताल्लुक है? जैसे कि हम कहते हैं कि इंसानों का हमारे माहौल में क्या ताल्लुक है, तो क्या ताल्लुक है इंसानों का? कि इंसान क्या करते हैं? हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं आजकल, लेकिन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? वो बेनिफिशियल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। प्लांट्स के बगैर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर हम प्लांट्स की कटिंग कर देते हैं, पौधों को काट देते हैं, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जो माहौल में इतनी ज़्यादा गर्मी है, सफोकेशन है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन की लेवल कम हो के कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया, ओजोन लेवल डिप्लीशन हो रही है, ये सारी किसकी वजह से? हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो कहते हैं इन्वायरमेंट्स। अब एक चीज़ हम इसको नेगेटिव अगर हम लें या उसके ड्रॉबैक्स लें तो हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स लें तो वो कहता है कि ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेट भी करते हैं। वो कैसे? कि जैसे हम सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट की और ह्यूमन की, कि वो आपस में एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इंसानों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। इस सर्कल को हम ऐसे कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटर रिलेटेड है, यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन देते हैं ह्यूमन्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इधर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। और ह्यूमन्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रिटर्न वापस क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं? प्लांट्स ले लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन बना रहे हैं प्लांट्स, वो घर दे रहे हैं ह्यूमन्स को, ह्यूमन्स क्या कर रहे हैं? रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो दे रहे हैं प्लांट्स को। तो ये हमारे पास एक सर्कल चलता रहता है इन्वायरमेंट का आपस में रिलेशन। तो इसके अंदर एक और हमारे पास इन्वायरमेंट है, ये देखो उसने कहा कि हेल्प्स टू कंजर्व, हम बायोडाइवर्सिटी को अपने बचा सकते हैं, एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, ये ट्रीज़ की जो हमारे पास ओजोन डिप्लीशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी एक मेजर हमारे पास प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट का। फूड चेन में हम कह सकते हैं इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर उसने एग्जाम्पल दिया, इलस्ट्रेट्स द इंटरकंटेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं फूड के लिए और सोर्सेज के लिए, एनर्जी के लिए। जैसे लायन क्या करता है? गोट को खाता है। ठीक है, गोट किसे खाती है? ग्रास को खाती है। ग्रास कहाँ से है? ग्रास क्या है? प्लांट्स है ना। और प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? इन्वायरमेंट से ले रहे हैं ना। तो वो हमारे पास कहता है कि इन्वायरमेंट से उसने ऑक्सीजन ली, प्लांट्स ने उनको खाया, उन जो ग्रास बनी उसको खाया गोट ने, गोट को खाया लाइन ने। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो इसे हम कहते हैं इकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट, कि उनका इन्वायरमेंट से क्या ताल्लुक है। इनडायरेक्टली लाइन का भी जो इन्वायरमेंट है वो आके प्लांट्स के साथ हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आती है मेरीन बायोलॉजी।
मेरीन किसे कहते हैं? मेरीन कहते हैं साल्टी इन्वायरमेंट को। मेरीन हम कहेंगे साल्टी इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, साल्टी इन्वायरमेंट। मेरीन बायोलॉजी कहता है इट इज स्टडी ऑफ। अब साल्टी इन्वायरमेंट कहाँ पे होता है? समुद्रों के अंदर, ओशंस के अंदर जो पानी होता है वो नमकीन होता है, वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इट इज स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, यानी कि समुद्रों के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है उसको हम स्टडी करते हैं। समुद्रों के अंदर जानदार पाए जाते हैं, उनके अडेप्टेशंस कैसी होती हैं, वो रहते हैं किस तरह से, यानी कि अंडरस्टूड द ओशन बायोडाइवर्सिटी, ओशंस के अंदर किस किस तरह के जानदार हैं, वो डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ को किस तरह से करते हैं। एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इशूज़, और मेरीन बायोलॉजी जो है हमारे पास मेजर जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करती है कि मेरीन यानी कि समंदर के अंदर रहने वाले, ओशंस के अंदर रहने वाले जो जानदार हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बहरी जहाज़ होते हैं उनके अंदर तेल जाता है, ऑयल जाता है, अगर वो ऑयल जो है वो लीक हो जाता है तो पूरा का पूरा समंदर के अंदर स्पीशीज़ हैं, और अदर वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो हैं या मैक्रो हैं, सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उससे वो इवन उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उनको ना तो ऑक्सीजन मिलेगी, ना उन्हें फूड मिलेगी, ना उन्हें सनलाइट मिलेगी, तो उनकी डेथ भी हो सकती है। अब वो फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कोरल लीफ स्पोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ, कोरल लीफ की सबसे जो ज़्यादा वैरायटी है ना वो पाई जाती है मरीन लाइफ के अंदर। फर्दर हमारे पास आते हैं पैथोलॉजी। आपने सुना होगा ये हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट है। पैथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो स्टडी करता है डिजीज़ को। तो हम ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम डिजीज़ को स्टडी करेंगे उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी, यानी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, यानी कि कोई डिजीज़ हुई है, वो उसकी एक डिजीज़ हो गई, किस वजह से हुई और उसके असरात क्या हो सकते हैं, इसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी बोलेंगे। ये हेल्प करती है किसके अंदर? डायग्नोस करने में, इनके तशखीस करने में कि ये डिजीज़ क्यों हुई, प्रिवेंशन, इसको बचाया कैसे जा सकता है, इससे परहेज़ क्या क्या की जा सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो सबसे पहले हम परहेज़ करते हैं कि हम किसी चीज़ को मेडिसिन लेने से पहले, मेडिकेशन से पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। अगर वो नहीं हो दैन हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं पैथोलॉजी स्टडी हाउ टू अनकंट्रोल डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। अब सिंपल सी चीज़ है, पहले हमने बात की कि सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेल क्या करता है, ऑल टाइम ही डिवाइड करता रहता है। सेल के अंदर एक फेज़ आता है G0 फेज़, ठीक है। उस G0 फेज़ के अंदर जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, यानी कि सेल की डिवीजन जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक बच्चा छोटा होता है, वो सेल ग्रोथ करना शुरू करता है, उसका सेल ग्रो करता है, डिवीजन करता है, तो बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है। अगर इसी तरतीब से ग्रोथ होती रहे तो इंसान का कद 6 फुट ना हो बल्कि 50-90 हज़ार फुट तक भी चला जाए, अगर सेल डिवाइड करता रहे तो इसलिए कहते हैं सेल को अंदर G0 फेज आता है जिससे उसकी डिवीजन रुक जाती है कि बस स्टॉप, इनफ। एक डिजीज़ आती है अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अनकंट्रोल्ड डिवीजन यानी कि उस डिवीजन को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, हम ना उसको प्रिवेंट कर सक रहे हैं, ना हम उसका ट्रीटमेंट कर सक रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स, और वो सेल्स क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर फैल रहे हैं, उसे हम कहते हैं कैंसर। यानी कि कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं और बॉडी के अंदर फैलते हैं, उसे हम कहेंगे कैंसर। तो कहता है कैंसर, हमारे पास उसने एग्जांपल दिए, इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कैंसर, डिजीज, कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स। नेक्स्ट वन हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यून किसे कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को, इम्यून सिस्टम को। तो कहते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे इम्यून सिस्टम को। इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी, ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं द कंपोनेंट्स, हिस्सों को, ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम के हिस्सों को, एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़, और बीमारियों के खिलाफ उनका क्या किरदार है उसे हम स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम को हम बेसिकली इसके अंदर डिस्कस करते हैं हमारे पास, ठीक है। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिजीज़ हो गई हमें, ठीक है, कोरोना हो गया, जिसे हमने कहते हैं वैक्सीनेशन हमने की, ठीक है, वैक्सीन करवाई कि जी हमें कोरोना। अब वो वैक्सीन क्यों करवाते हैं बच्चों को, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इम्यूनिटी के अंदर ये एक क्वालिटी है कि वो क्या कहती है, जब उसके ऊपर एक इंसान को तो कोई डिजीज़ आती है ना, तो जिस बंदे की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, वो क्या करेगा कि उस डिजीज़ को ओवरकम जल्दी कर लेता है। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर हमारे पास T सेल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बी साइट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हमारे पास इसके अंदर पाई जाती हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो कहते हैं अब डिजीज़ के अंदर उनका क्या रोल होता है, रोल अगेंस्ट डिजीज़ के अंदर वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिजीज़ वैक्सीन्स बनाते हैं, जो हमने अभी कोरोना वाली बात की, डिवेलप क्या करेंगे वैक्सीन्स को, ताकि वैक्सीन्स बॉडी के अंदर जाएँ और जाके वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दे। वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता कि वो जाके बॉडी में कोई मेडिसिन है तो वो ठीक कर देगी, नहीं। वैक्सीन क्या करती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को जाकर स्ट्रॉन्ग करती है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि उसको याद रखता है कि भाई मेमोरी सेल्स, T सेल्स जो भी बात की वो क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स, वो याद रखता है कि भाई इस वक्त में ये डिजीज़ आई थी, इसके खिलाफ मैंने ऐसे लड़ा था। इवन हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम इज़ द आर्मी ऑफ द बॉडी, यानी कि जिस तरह हमारी
कंट्री की आर्मी होती है, इस तरह हमारी बॉडी की जो है वो आर्मी है, और उस आर्मी को हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम, और उसकी स्टडी को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोलॉजी, इसके नाम से जाहिर हो रहा है, फार्मा मीन फार्मेसी से निकला हुआ वर्ड, ठीक है। फार्मेसी के अंदर क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इन विच वी स्टडी द ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स पाई जाती हैं और उनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर या किसी भी जानदार के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। पौधों को भी डिजीज़ हो जाती हैं, तो पौधों के ऊपर भी हम उसको मेडिसिन को यूज़ करते हैं। ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ये हमारे पास डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। नई नई बीमारी जो हमारे पास डिजीज़ होती हैं उनको डायग्नोस करके उनके लिए ड्रग्स बनाने में। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं एंटीबायोटिक्स हमारे पास, जैसे आजकल बड़ी कॉमन जो एंटीबायोटिक ली जाती है हमारे पास आ जाती है, पैराडोल, पैरासीटामोल वगैरह, तो वो कहते हैं सारी एंटीबायोटिक्स हमारे पास, ठीक है। आर डिवेलप्ड दैट यूज टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए, छोटी मोटी जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। सो हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को और उनके इफेक्ट्स को, और उनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर, ये सारा हम डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर बहुत वास्ट वैरायटी है। दीज आर सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो वी कैन से कि बायोलॉजी इज़ अ वेरी 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 वास्ट एंड ब्रॉड सब्जेक्ट। और इसके अंदर जो हमारे पास मेजर चीज़ है ना, वो हम एक फील्ड नहीं है, इसको अडॉप्ट करने के बाद हम बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। हम मेडिसिन में जा सकते हैं, हम लैब में जा सकते हैं, इसके करियर्स के बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, और बायोलॉजी का हमारे पास जो है करियर क्या है, यानी कि इसको पढ़ने के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, ये सारे इसके करियर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है आगे, ठीक है। वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।